डियर स्टूडेंट, विजयनगर साम्राज्य का पाठ हम पढ़ रहे थे। सेकंड सेमेस्टर में लेसन 7th है, वीडियो 4th है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, उसकी क्या विशेषताएं थी। इस वीडियो में हम विशेष तौर पर विजयनगर साम्राज्य के कला और साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। कला और साहित्य कैसा वहाँ का था, ये तो हम पढ़ के आए कि कई शासक संरक्षक थे, उनमें से कृष्णदेवराय बहुत बड़ा संरक्षक था। और इन संरक्षकों ने, इन लोगों ने, शासकों ने विशेष नगरों की, भवनों की शानदार जो स्थापना की और साहित्य में भी इसी तरह से उन्होंने विशेष योगदान दिया। तो हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने। तो पहला जो बिंदु है वो आपका भवन निर्माण। जब खनन किया गया इस विजयनगर साम्राज्य का तो 30 बड़े भवन मिले। 30 बड़े भवन मिले हैं। महलों का नाम इनको दिया गया है कि ये महल थे। शहर में सबसे आकर्षक और ऊंचा स्थान, आकर्षक और ऊंचा जो स्थान था वो था महानवमी डिब्बा। 11,000 वर्ग फीट वाले विशाल मंच पर 40 फीट की ऊंचाई वाला एक मंच अलग से था। महानवमी डिब्बे का चित्र अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। शाही क्षेत्र में, शाही जो क्षेत्र है उसमें एक अन्य सुंदर महल है, उसका नाम है कमल महल। इसकी जो मेहराब है उस पर सुंदर जो है डिजाइन बनाए गए हैं, आकृतियां बनाई हुई हैं। मेहराबों को जब दूर से हम देखते हैं तो ये कमल जैसी जो है आकृति इसकी नजर आती है। विजयनगर में अन्य सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र मंदिरों वाला क्षेत्र है। तो मंदिरों वाला क्षेत्र की क्या विशेषता है कि इस क्षेत्र में जितने मंदिर बने उनमें द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ है। फिर भी इनकी एक विशेष शैली भी है। इसमें विशेष में क्या है, स्तंभों का प्रयोग अधिक है, खंभों पर घोड़ों की आकृति है, मंदिरों में मंडप या खुले दलान हैं जिस पर देवता विराजमान है। तो कौन कौन से मंदिर थे ये? विरूपाक्ष मंदिर इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष, विठल स्वामी, कुछ तो आप पढ़ के भी आए थे, आपको ध्यान होगा। हजारा राम स्वामी का मंदिर, ये बेहतरीन थे, ये बेहतरीन मंदिरों में से थे। उसके बाद चिदम्बरम में आपका ताड़पत्री और पार्वती मंदिर है। कांचीपुरम के वृद्धराज और एक कंबरनाथ मंदिर भी उल्लेखनीय है। इन मंदिरों में गोपुरम और प्रवेश द्वार जो है वो सबसे ज्यादा महत्व के हैं, महत्वशाली हैं। मूर्ति कला का भी, तो मंदिर के बारे में पढ़ा, मूर्ति कला का भी बहुत अच्छा विकास, काफी विकास हुआ। कृष्णदेवराय तथा उसकी दो रानियों की सुंदर मूर्तियां जो है प्राप्त हुई हैं। तो ये हमने विशेष रूप से पढ़ा भवन निर्माण के बारे में, कला और साहित्य में बिंदु हमने देखा। उसके बाद आता है साहित्य। तो हमने बताया था कि ये पोषक थे, उनको संरक्षक देने वाले लोग थे, शासक जो थे विद्वानों और साहित्यकारों के। और स्वयं भी वो विद्वान थे, कई शासक साहित्यकार भी थे। उस समय में तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल, इनमें धार्मिक पुस्तकें भी लिखी गई और अन्य भी, अन्य मतलब धार्मिक उत्तर इतिहास की या जो भी अन्य रचनाएं हुई
तो बुक्का राय के एक मंत्री थे, उनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य ने न्याय शास्त्र पर ग्रंथ लिखा। उसके छोटे भाई सायन द्वारा वेदों पर टीका लिखी गई। टीकाओं की रचना होती है। कृष्णदेव राय के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने आमुक्त माल्यार्थ, कितनी बार इस किताब का नाम आ चुका है, तो अब भी आपको याद नहीं हुआ तो ये अच्छी बात नहीं। तेलुगु का ग्रंथ था। 8 कवियों के बारे में हमने पढ़ा था, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनकी जो रानी थी, उसकी जो रानी थी गंगा देवी, गंगा देवी ने भी जो है मदुरा विजय नाम से एक ग्रंथ लिखा था, रचना की थी। तो मतलब खूब कुल मिलाकर उनकी जो है साहित्य और कला के क्षेत्र में भी खूब विकास उनकी हुई, इससे स्पष्ट हो रहा है। अब हम जैसे हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ा, चाहे वो भवन कला थे, कुछ भी चीज़ें थी, इसी तरह से हम बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, हमने पढ़ा था कि काफ़ी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो दक्षिण के इस विजित क्षेत्र को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेकर प्रशासित करने का प्रयास किया। तो उसने दक्षिण क्षेत्र में 100 गांव की इकाइयां बनाकर विशेष अधिकारियों के नियंत्रण में दे दिया। तो तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने 100 गांव की इकाई बनाकर जिन लोगों को दिया, वो उनको क्या बोलते थे अधिकारियों को, अमीराने सदा, अमीराने सदा या सादी उनको बोलते थे। तो ये सेना भी रखते थे। स्थानीय लोग तो इन्हीं को शासक समझते थे, स्थानीय लोगों के लिए तो यही शासक थे, सेना रखते थे। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तुगलक का जो साम्राज्य था वो काफ़ी समृद्ध था, बड़ा था, तो नियंत्रित वो नहीं कर पा रहा था। तो इसके कारण से विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो कई क्षेत्रों का जो में विद्रोह का नेतृत्व सादी कर रहे थे। इस तरह का एक विद्रोह जो है गुजरात का जो बड़ौद क्षेत्र में, बड़ौच में भी होता है। सुल्तान इसके दमन के लिए आया। वायसराय को आदेश दिया कि वह जो है दौलताबाद के सादी और उसके सहयोगियों को सेना सहित बड़ौच भेजे। तो ये अभियान चलते हैं। उसके बाद हम स्थापना को पढ़ेंगे कि कैसे स्थापना करते हैं इसकी, साम्राज्य की। तो जो अभियान दिया जाता है वायसराय को और दौलताबाद के सादी को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, कि सब लोग सेना लेकर पहुंचे, तो वो लोग सेना लेकर पहुंचने की बजाय क्या करते हैं, एक गुप्त सम्मेलन करते हैं। उस गुप्त सम्मेलन में कुछ बातें तय होती हैं, तो विद्रोह का फैसला हो जाता है। एक विद्रोह का फैसला वो तय कर लेते हैं। तो उन्होंने दौलताबाद के वायसराय को पराजित कर दिया और दौलताबाद के सबसे बड़े अमीर, दौलताबाद के सबसे बड़े अमीर इस्माइल खां को नेता चुना जाता है। इस्माइल खान ने अपने समूह के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके, हसन गंगू को अमीर उल उमरा या जफर खां की उपाधि दी। तो इस हसन गंगू ने
दौलताबाद के साथ साथ और क्या किया इसने, गुलबर्गा, कल्याणी, बीदर, बीदर नहीं, सागर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद तुगलक जब स्वयं आया विद्रोह को दबाने के लिए दौलताबाद आया तो हसन गंगू गुलबर्गा के अभियान में व्यस्त था। ऐसे में इस्माइल खान ने मुकाबला करने की बजाय अपने आप को किले में बंद कर लिया। किले में बंद कर लेता है इस्माइल खान अपने आप को। तो घेराबंदी की, लेकिन घेराबंदी लंबा समय नहीं कर पाया और आखिर में वापस लौट जाता है। तो हसन खान जब वापस आता है तो उसने घेराबंदी को तोड़कर सुल्तान की जो सेना है को पराजित कर दिया। ये हसन गंगू की एक और बड़ी विजय थी। किले से बाहर आया और उसने सत्ता जो है हसन गंगू या जफर खां को सौंप दी। जनता ने स्वागत किया हसन गंगू का। तो इस तरह से ये हसन गंगू ही अलाउद्दीन हसन जो बहमन शाह है इसकी उपाधि धारण की और साम्राज्य की नींव रखता है। तो इस तरह से एक नया शासन जो स्थापित हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा जो है साम्राज्य था। 1346 से शुरू होता है और 16वीं शताब्दी तक चलता है। तो इस दौरान 5 हिस्सों में भी ये विभक्त हुआ बाद में। तो हम इसके कई शासक जो हुए उनका वर्णन करेंगे, प्रमुख शासकों का। तो प्रमुख शासक कौन कौन से थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अभी हमने पता किया कि संस्थापक था। कोई ज़्यादा जानकारी इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में नहीं मिलती। ईरान का रहने वाला था। तो एक ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण जो है किया। यहाँ के गंगू नाम के ब्राह्मण होते हैं और इसी कारण से इनका नाम हसन गंगू पड़ा। पहले तुगलकों की सेवा में रहे, धीरे धीरे फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए साम्राज्य का संस्थापक बन जाता है। अभी हमने पढ़ा। सत्ता ग्रहण करने के बाद कंधार, दक्षिण के कंधार, आपका भी अफगानिस्तान है, कंधार मत समझ लेना, कंधार, कोटगिरी, आपका कल्याणी, बीदर, इन पर कब्जा कर लिया। गुलबर्गा में तुगलक समर्थक जो रेड्डी के विद्रोह का दमन किया और वारंगल के नायक के साथ, वारंगल का जो नायक था उससे मित्रता स्थापित की। समुद्र तटीय नगर था एक दाबुल, उस पर अधिकार कर लिया और उसको बंदरगाह के रूप में विकसित करता है। ये जजिया कर लिया जाता धार्मिक, उस पर इसने रोक लगा दी। इसके कारण उसके शासनकाल को जनता दया, करुणा व न्यायप्रियता के काल के रूप में जानती है। उसके बाद मुजफ्फर शाह आते हैं। मुजफ्फर शाह प्रथम का जो काल था वो 1358 से 1375 के बीच में था। तो इनकी मृत्यु के बाद ये इनका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पुत्र होता है। तो विजयनगर के साथ इसका संघर्ष शुरू हो जाता है। अभी हम विजयनगर के बारे में पढ़ के आए हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो इसने वारंगल के नायक को पराजित कर उसकी राजधानी जो होती है गोलकुंडा, उस पर कब्जा ये कर लेता है। उसका सिंहासन तख्त ए फिरोजा भी छीन लिया। चार प्रांतों में उसने अपने साम्राज्य को बांटा। इनको तरफ या तराफ का नाम दिया जाता था। दोबारा से लिख देता हूं, तरफ या तराफ।
चार जो थे वो कौन कौन से थे? दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। बरार, बीदर, गुलबर्गा, नोट करना है इसको आपने। तो इनके प्रांतों के मुखिया भी अलग अलग थे। गुलबर्गा जो था सबसे महत्वपूर्ण था और बीजापुर का क्षेत्र भी इसी के अंदर आता था, जो बाद में 5वां प्रांत बनेगा। इस काल में बारूद का पहली बार प्रयोग होता है, बारूद फर्स्ट टाइम यूज होता है, जिसने सेना व रक्षा क्षेत्र में नई क्रांति पैदा कर दी। रक्षा क्षेत्र में एक क्रांति आती है बारूद से। तो कुल मिलाकर इसने बढ़िया किस्म की जो है व्यवस्था प्रशासन की, सैन्य की स्थापित की और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह शासक बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका जो शासन था वो मुख्यतः 1397 से 1422 तक रहता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु जब हो गई 1395 तक, तो उसके बाद 5 शासक आए। मुजफ्फर के बाद 5 शासक आते हैं, इन्होंने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत से संबंध जो है पूरी तरह से विच्छेद रहा, टूटा हुआ था। बहमनी में विदेशियों का काफ़ी आगमन हुआ, जिनको अफाकिया बोलते थे। विदेशियों का काफ़ी आगमन हुआ और इनका दक्कनियों के साथ, दक्कन के जो लोग हैं, इनसे संघर्ष भी शुरू हो जाता है। ये इस काल की विशेषता थी। जब वो शासक बनता है तो उसने इन दोनों के बीच में, विदेशियों के बीच में और दक्कनियों के बीच में तालमेल की नीति के ऊपर जोर दिया। हिंदुओं को भी महत्व देकर, प्रशासन में पद देकर जो है समर्थन हासिल किया। विजयनगर के साथ संघर्ष जारी था इस काल में भी। उसने अपने साम्राज्य के उत्तरी हिस्से सागर तथा दक्षिण हिस्से बेलम के विद्रोह का दमन किया। विद्रोह लगातार चल रहे थे। मांडू व उड़ीसा के शासकों के विरुद्ध युद्ध लड़े और सफलता पाई। तो इसने साथ में और क्या किया? विद्वानों को भी संरक्षण दिया और अपने साम्राज्य में भाषा व ज्ञान का विकास हो, इस तरफ भी विशेष उसका ध्यान था। भीमा नदी के किनारे, भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव इन्होंने रखी। तो ये काम इस काल में होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगली वीडियो में हम समापन कर देंगे इस पाठ का। जो बाकी शासक रहे उनके बारे में पढ़ के साम्राज्य का विघटन और छोटे क्वेश्चन हम करेंगे। तो पाठ समाप्त हो जाएगा आपका।